ओके मालिक। सो अब हम आज जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ जिसका नाम है सर, सबसे पहले हमें और आपको यह समझना पड़ेगा कि हाउ योर स्टाफिंग इज कनेक्टेड विद, बोलो, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में जब हमने एक स्टेप किया था जिसका नाम था असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, तो बेसिकली हम जिनको भी ये ड्यूटीज असाइन करने वाले हैं हमें उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा। और वो अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं जनरली, स्टाफिंग। बोलने का, अरे बोलो, शुरू करें कहानी, हो गई सब, चलो आ जाओ। सर स्टाफिंग का मतलब होता है पुटिंग पीपल टू दी, देखो लोगों को जनरली नौकरी पर रखना ही क्या है, स्टाफिंग है। मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोलोगे तो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फिलिंग एंड, अभी आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया था, याद है? इट कुड बी फंक्शनल, इट कुड बी, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड किया तो उसमें आपने वैकेंसीज भी आई होगी, उन वैकेंसी को फिल करना और बोलेगा कीपिंग फील्ड, अरे बोलेगा एक तो पहली बार आप अपॉइंटमेंट करोगे और इंश्योर करोगे कि वैकेंसी अगर फ्यूचर में कभी भी हो जाती है तो उसको वापस से मुझे रिफिल भी करना है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं सर, स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ, ये नहीं भी बताते तो भी हमें पता था, अरे बोलने का, चलो ठीक है आगे आ जाते हैं। ये देखो सर, अगर आप प्रॉपर स्टाफिंग करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। सर पहला क्या लिखा है, देखो अगर आप स्टाफिंग कर रहे हो तो सर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलवेज कॉम्पिटेंट पर्सनल सर्च कर पाओगे। दूसरा, आप राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखोगे। तीसरा, कंटिन्यूस सर्वाइवल और ग्रोथ का रीजन बनेगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट असेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंड लास्ट लिखा है सर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ दी। आपको जिंदगी में कभी भी वो काम करवाया जाए जिस काम के लिए आप कॉम्पिटेंट हैं, जो आपकी स्किल है, बेसिकली आप हमेशा उस काम को लेकर सेटिस्फाई भी रहोगे और हमेशा मोटिवेटेड भी रहते हो। चलो ये ठीक है, एक बेसिक थ्योरी थी। हाँ मालिक, आपकी जिंदगी के आई थिंक ये तीसरी प्रोसेस होगी, है ना? दो तो हो गई, प्लानिंग और, अब उसमें एक और जोड़ दो, फिर अपन तीनों पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सर शुरुआत कहां से हुई थी? अब मैं इसको ना उधर ले चलता हूं ताकि आपको वह कीवर्ड्स भी बताता जाऊं। सर जब हमने बात की थी ये वाली, सर स्टाफिंग की शुरुआत होती है देखो एस्टिमेट लगाने से कि मुझे कितने लोग चाहिए और किस टाइप के चाहिए। आपको याद आ रहा हाउ मेनी एंड, तो सर यही लिखा है एस्टिमेटिंग दी मैन पावर, हाउ मेनी एंड व्हाट, और सर मालिक सबसे इंपॉर्टेंट, understanding them as a power requirement would necessitate workload analysis on the one hand and workforce analysis on the, workload analysis would enable the assessment of number and type of, कितने लोग चाहिए, किस टाइप के चाहिए, कैसे पता चलेगा, वर्कलोड एनालिसिस से। तो अगर मैं पहला आपको बोलूं एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो आप पहला क्या बोलोगे, हाउ मेनी एंड, दूसरा बोलोगे वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। अब जब आपने हिसाब किताब लगा लिया है कि मुझे कितने चाहिए, किस टाइप के चाहिए, तो अब ढूंढते हैं, ढूंढने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। अरे बोलने का, तो स्टेप नंबर 2 क्या आता सर, रिक्रूटमेंट का वो रेड में क्या लिखा सर, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव। व्हाई दे आर कॉलिंग प्रोस्पेक्टिव, क्योंकि अभी तक आपने इनको सिलेक्ट, ये जो आपने सर्च किए इनमें से कोई आपके एम्प्लॉय हो सकते, ये आफ्टर सिलेक्शन ही पता चलेगा। अरे बोलने का, तो रिक्रूटमेंट हो गया। अब रिक्रूटमेंट में आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट इकट्ठे हो गए, इनमें से आपने क्या करना है, चूज करना है, सिलेक्ट करना है, वो आएगा स्टेप नंबर 3। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट। पूल का मतलब होता है ग्रुप, जो आपने ग्रुप बनाया है रिक्रूटमेंट के अंदर, उसमें से लोगों को सिलेक्ट करना है, कॉल्ड सिलेक्शन। अरे बोलने का, अरे आगे बढ़े क्या, सिलेक्शन के बाद क्या आता है मालिक, प्लेसमेंट एंड, क्या प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन सेम बात है या अलग अलग बात है? प्लेसमेंट में आप क्या करते हो,
जिस जॉब के लिए, जिस डेजिग्नेशन के लिए उनको सिलेक्ट किया है, उस पर उनको प्लेस करना इज कॉल्ड प्लेसमेंट। रिफर्स टू जिस पोजीशन के लिए मैंने आपको सिलेक्ट किया हुआ है उस पर आपको अपॉइंट कर देना इज कॉल्ड। जबकि ओरिएंटेशन अलग बात होती है। ओरिएंटेशन का मतलब इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय विथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के साथ बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाना नए को, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो, उसको बोलते हैं सर, भाई घर में नई बहू आएगी तो अपने फैमिली के मेंबर से मिलवाएंगे ना, सुनो जी दुल्हन अब इनसे मिलो, वैसा वाला। अरे समझना का? हाँ ओके। तो सर अब आ जाता प्लेसमेंट एंड उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिटेल में डिस्कशन है पीछे, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस भी है, याद है? छोटी सी टेबल बना रखी है, उस पर भी चर्चा होगी। उसके बाद अब हमने आपको ट्रेनिंग दी, आपको सिखाया है, तो हम आपको ये देखना चाहेंगे कि आप कितना सीखें। तो उसमें क्या आ जाता? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये आ गया। आपके परफॉर्मेंस को हम क्या करेंगे? एवेल्युएट करेंगे कि भाई जो हम सिखा रहे हैं वो अगर आप सीख नहीं पा रहे हो तो आपके साथ आगे जाने से कोई मतलब, फिर इंस्टेड ऑफ कि हम आपको एज एन एम्प्लॉय आगे रखें, आपको हम बाहर ही कर दें, वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद एंड लास्ट में बोलो डन। क्या एक बार प्रोसेस बोलते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? वापस से पीछे वालों खा लिया। अब बोलो, पहला एस्टिमेटिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और लास्ट। क्या यहां तक क्लियर है? अब आओ सर आगे बढ़ते हैं। अब सर बहुत बेसिक सी बात है कि सर आपने बोला कि हमें ना प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट को ना ऐसा सर्च करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सर सर्च करें तो कहां करें? तो उसके लिए दो ऑप्शन दिए गए कि सर एक आप कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एक कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के। इफ यू आर सर्चिंग फॉर योर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ। और अगर आप प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट को ढूंढ रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के, इट इज कॉल्ड इंटरनल। में मोटे तौर पर दो ही हैं, या तो ट्रांसफर या तो अगर एक जॉब से दूसरा, एक डिपार्टमेंट से दूसरा, एक शिफ्ट से, इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसफर, विच इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इसमें एज सच बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, अथॉरिटी। लेकिन अगर आप वर्टिकल मूवमेंट करते हो फ्रॉम लोअर डेजिग्नेशन टू, इट इज कॉल्ड प्रमोशन। या तो आप प्रमोशन कर सकते हो या तो आप इंटरनल के अंदर यही सोर्स अवेलेबल है। लेकिन अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी इनिशिएट हो रहा है, जो नया है, उसके पास तो पहले से कोई वर्कफोर्स, तो उसके लिए इंटरनल सोर्स किसी काम का। इंटरनल के अंदर एक और प्रॉब्लम है, कोई फ्रेश टैलेंट। अरे बोलने का क्या बात समझ में आ रही? ओके सर आएंगे। दो होते हैं इंटरनल और इंटरनल के अंदर क्या क्या है? ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। डन। चलो मेरिट्स क्या क्या है सर? पहला फायदा क्या है इंटरनल का? एम्प्लॉइज को क्या रहेगा? देखो सर, अगर बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन नाम की चीज है, तो मैं ऑलवेज मोटिवेटेड रहूंगा अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के, कि भाई कभी ऐसा हो जाए कि मेरा परफॉर्मेंस इतना बढ़िया हो जाए कि मेरा क्या कर दिया जाए? प्रमोशन। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन ट्रांसफर नाम का कुछ है ही नहीं, तो फिर अपना एटीट्यूड कैसा हो जाएगा कि मैनू की, भाई मैं इतनी मेहनत करूं क्यों, जब कम मेहनत से भी उतना ही रिवॉर्ड मिलना है और ज्यादा से भी उतना मिलना है, तो ज्यादा करने का कोई मतलब। तो एक बेनिफिट ये है प्रमोशन और ट्रांसफर का कि एम्प्लॉइज अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेगा। दूसरा सर, एक्सटर्नल सोर्स में ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है, इंटरनल सोर्स बहुत स्मूथ प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। अगला, आप आराम से सर ट्रांसफर को, प्रमोशन को टूल ऑफ ट्रेनिंग एज यूज कर सकते, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दो, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में भेज दो, सरप्लस डिपार्टमेंट से डेफिसिट में भेज दो, तो एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग भी आप इसको यूज कर सकते हो। अगला,
अगर आपके पास एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें लोग ज्यादा हैं, तो नया हायर करने से अच्छा क्या है, जहां ज्यादा है वहां से उठाकर जहां कमी है, भाई नया फालतू में खर्चा करने की जरूरत। अगला, हमेशा सस्ता सोर्स पड़ेगा तुम्हें। अब नुकसान क्या क्या है सर? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी फ्रेश टैलेंट, एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे सर? अगर उनको पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, टाइम बाउंड का मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, तो अगर मेरा बिल्कुल अभी इनिशियल टाइम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे पता 5 साल के बाद ही कंपनी प्रमोशन देती है, तो मैं पहले 4 साल वैसी मेहनत, मैं पूरी मेहनत करूंगा। नेक्स्ट क्या लगा सर? न्यू एंटरप्राइज कभी भी इंटरनल सोर्स यूज, ये तो पहली बार हायरिंग करेंगे तो मजबूरी है एक्सटर्नल ही करना। एंड लास्ट क्या लगा सर? स्प्रेड ऑफ कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर करोगे ना, तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, भाई आप अभी सेल्स में डाल के बैठे थे उसको, वो सेल्स सीख ही रहा था, उतने में तुम लोग बोला एक काम कर अब परचेज में कर, वो परचेज में जैसे तैसे जम ही रहा था कि तुमने बोला प्रोडक्शन में आ जाओ, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर हो जाएगी अगर आप बहुत फ्रिक्वेंट बेसिस पर उसके क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। तो बोलो डन। चलो इंटरनल के बाद कहानी, यहां से क्वेश्चन आपको पता है केस स्टडी बेस्ड आएंगे ही, तो उसके लिए आपको तैयार कैसे रहना है मैंने बताया था। हर सोर्स अपने साथ कहानी लाता है कि किस टाइप के लिए यूज करोगे और उसका मीनिंग क्या है। बोलो डन। एक्सटर्नल में आप अपने कैंडिडेट ला रहे हो अंदर या बाहर से, इतना समझते हो? बाहर से में सबसे पहला और आसान तरीका विच इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या बोलता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? कि सर ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा देने का, उसमें कितने लोग चाहिए वो बता देने का, किस दिन से आना है वो बता देने का, उस दिन उस टाइम पर सारे लोग इकट्ठे, जो जॉब सीकर्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे और डायरेक्टली उनमें से चूज कर लेने का। हो गई कहानी। यही होता है सर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जनरली यूज किया जाएगा अनस्किल्ड, और ये ध्यान रखने का कि ये वाला सोर्स आप किसके लिए यूज कर सकते हो। बोलो डन। आगे आ जाओ सर। सेकंड क्या है सर? अब जनरली ऐसा होता है कंपनी में लोग कैजुअली कॉल करते रहते हैं वैकेंसी के लिए, तो कंपनी क्या करती है, उनका डेटाबेस मेंटेन कर लेती है और फ्यूचर में कभी भी अगर वैकेंसी आए तो उस डेटाबेस में से लोगों को बुला लेती है। इट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। थर्ड, आप बेटा एडवर्टीजमेंट कर सकते हो न्यूज़पेपर में, ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल्स में, जब भी बोलने का वाइडर चॉइस चाहिए हो और सीनियर पोजीशंस के लिए आप लोग ढूंढ रहे हो, तो एडवर्टीजमेंट एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। अरे जो कैजुअल कॉलर्स हैं, जो आपको कॉल करके बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी है क्या, आज मेरे पास वैकेंसी बट फ्यूचर में आएगी, तो यही जो मेरे पास डेटाबेस है ये मेरे लिए मैन पावर का काम, मैं कहीं बाहर ढूंढने से अच्छा है लिस्ट में से फोन और बुला लूंगा उनको। बोलो नेक्स्ट। एडवर्टीजमेंट के बाद क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय, तो मैंने दोनों को आपको बताया था कि जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ही काम है, बस वो गवर्नमेंट का और ये प्राइवेट का है। सर सिंपल सा, अभी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलता ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होता क्या था कि जो जॉब सीकर्स होते थे वो अपना ऐसा बोल सकते हैं ना डेटा वहां रजिस्टर कर लेते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ, और जो कंपनीज थी जिनको लोग चाहिए होते थे वो किससे बोल देते थे? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बीच का एज अ मीडिएटर जॉब सीकर्स को उस कंपनी के पास भेज देता था, यही काम था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खत्म हो चुके हैं, वही काम अब कौन कर रहा है? प्लेसमेंट एजेंसीज। अगर आपको जॉब चाहिए आप प्लेसमेंट एजेंसीज के पास चले जाओ, अपनी डिटेल सबमिट कर दो, कंपनी भी उनके पास आती है कि भैया हमें ऐसा ऐसा कैंडिडेट चाहिए। अगर आप वो उनके रिक्वायरमेंट पर फिट बैठते हो तो प्लेसमेंट एजेंसी आपको रेफर कर देगी कि भैया यहां पर जॉब है, आपको जॉब चाहिए, ये जॉब देने वाले हैं, एक काम करो भैया जॉब ले लो। बोलो डन। चलो नेक्स्ट। ये तो आपने देखा होगा, ये तो अभी कॉलेजेस आप ज्वाइन करोगे तो भर भर के तुम्हें बोलेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जब डायरेक्टली आप क्या करते हो, रिक्रूटमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ, अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रेजेंट एम्प्लॉय किसी नए एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करे तो उसको क्या बोलते हैं? रिकमेंडेशन ऑफ। नेक्स्ट,
कभी भी अगर आपको शॉर्ट नोटिस पर अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए हो, शॉर्ट नोटिस, अगर ये दोनों बातें साथ में आ जाएं तो आंसर होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अगला क्या कर सकते हो सर? टेलीविजन पे कर सकते हो। उसके बाद है सर इंटरनेट, सबसे बढ़िया। आज देखो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे जॉब सीकर्स भी रजिस्टर होते हैं और जिनको कंपनीज हैं जिनको लोग चाहिए वो भी रजिस्टर होते हैं। सबसे बढ़िया अभी जो चल रहा है वो चल रहा है लिंक्डइन, सबसे बेस्ट है। ओके सर, फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला फायदा यह कि सर आपको क्वालिफाइड, दूसरा भले वैकेंसी एक हो आपके पास 100 रिज्यूमे आ जाएंगे तो वाइडर चॉइस है, थर्ड फ्रेश टैलेंट आएगा बिल्कुल, फोर्थ और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। लेकिन नुकसान क्या क्या है सर? देखो सर, अगर किसी सीनियर पोजीशन पर जाकर किसी बाहर वाले को बिठा लोगे तो जो इंटरनल जो पहले से लोग हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उनमें डिससेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा। प्रोसेस वो भी देखना बताएंगे कितनी लेंदी है, और अगर कॉस्टली लेंदी प्रोसेस है तो खर्चा भी होने वाला। चलो सर, अब आ जाते हैं सर सेकंड, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद जो आपने पूल क्रिएट किया उस पूल में से लोगों को चूज करना इज कॉल्ड सिलेक्शन। So selection is the process of identifying and choosing the best person out of number of prospective job candidate. जो भी आपने पूल क्रिएट किया उसमें से लोगों को चूज करना is called selection. लो भाई साहब, अब सिलेक्शन की अपनी प्रोसेस है। अरे बोलने का, सिलेक्शन की स्टाफिंग की प्रोसेस का हिस्सा है सिलेक्शन। स्टेप नंबर 3, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की अपनी प्रोसेस है जो शुरू होती है सर कहां से? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। बेसिकली जो आपने, एग्जांपल के लिए मान लो आपने जो रिज्यूमे सबमिट किया, भाई पहला तो आपको वहां से ही कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आपने इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड की है, अगर वो इंफॉर्मेशन उनके हिसाब से नहीं है, आप उनकी रिक्वायरमेंट पर फिट, तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन वो आपको उस एप्लीकेशन के बेसिस पर ही रिजेक्ट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब जो लोग यहां से पास हुए तो वो जाएंगे स्टेप नंबर 2 पे, विच इज कॉल्ड सिलेक्शन टेस्ट। जो एक नंबर की कहानी है ना 100 और 99 में, वो दो जगह ही है। एक याद आ रहा है वो फंक्शनल फोरमैनशिप, और एक आ रहा सिलेक्शन, ये टेस्ट। ये जो 99 और 100 वाली कहानी फंसेगी ना किसी की, वो यहां फंसेगी। और अगर आप ऐसा प्रिपरेशन चाह रहे हो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए, तो आप ये दो एरिया बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एक नंबर तुम्हारा यहीं जाने वाला है। क्योंकि बाकी तो सारी चीजें पढ़ के जाते ही है, जो छूट जाती हैं वो यही है, छोटे छोटे एरिया। अब टेस्ट में देखो कितने सारे टेस्ट दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है सर? इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट काय के लिए होता है। आपको पता ये करना है कि इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए होता है। तो एक बार पढ़ो सर किस चीज के लिए होता है। देखो नाम से ही पता चल रहा ना, हम आपका इंटेलिजेंसी लेवल चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या लिया जाएगा? इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा एप्टीट्यूड, क्या लेगा सर? एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये चेक करेंगे कि नई स्किल अगर कल को तुमको सिखाई जाए तो तुम सीख पाओगे कि। तीसरा सर क्या लगता है सर, आपके इमोशंस, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग, क्या ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती सर? सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गिवन सिचुएशन में आप कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आपका इमोशनल लेवल क्या है, ये सारी चीजें भी चेक करना बहुत जरूरी है। वो आता है सर आपका पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर। अगला क्या आता है सर? सर ट्रेड टेस्ट ये बताएगा कि तुम जैसे किसी ने कोई डिग्री ले रखी है तो भाई उसका आपको नॉलेज तो होना, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए होता है ट्रेड, और नई स्किल के लिए होता है एप्टीट्यूड। ऐसे कंपैरिजन बैठा लेना। एंड लास्ट आता है सर आपका, हम इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, जनरली होता है ना हॉबीज, हम लिख देते हैं उसमें कि हमारी हॉबी है रीडिंग बुक्स, लास्ट क्या पढ़ा? बिजनेस स्टडी पार्ट 2। ये चीजें हॉबी हो ही नहीं सकती सर, इसलिए हॉबीज वगैरह जो होती है बहुत जेन्युइन लिखना चाहिए। अब मुझे पता है तुम बैठ के ये सोचते मेरे अंदर कुछ है ही नहीं सर, नहीं ऐसा होता है। बच्चे बोलते सर मैं कुछ करता ही नहीं हूं, मैं पढ़े ही रहता हूं बिस्तर पे, तो यही हॉबी है बेटा तुम्हारी। हाँ लिख दो तुम, अगला आदमी कम से कम इंटरव्यू थोड़ी बोलेगा कि चलो पढ़ के बताओ।
समझ रहे हो बात को? लेकिन अननेसेसरी चीजें कभी मेंशन, आपको ऐसा लगता है कि हाँ तो हो सकता है, तो बेटा ये तो तुम्हारे लिए फिर गलत हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा दिन में भी काम करो, और तुम्हारा कल को कोई भी काम होगा अर्जेंट वाला, उस पूरा ऑर्गेनाइजेशन इनको ही फोन लगा देगी, ये जग रहा होगा। बस चलो आ जाओ, बस बस बेटा आ जाओ आ जाओ। चलो, तो पहला क्या था? फर्स्ट स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा इन-डेप्थ कॉन्वर्सेशन जो होने वाला है। हम इन-डेप्थ कॉन्वर्सेशन के अंदर ये एवेल्युएट करेंगे कि जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा एप्लीकेंट है, वो सुटेबल है या नहीं है। वो कहां पर होगा? एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद तो अब ऑलमोस्ट आपका काम, तो अगला क्या आएगा सर? रेफरेंस एंड। अगर अब देखो हर केस में रेफरेंस होंगे, बैकग्राउंड होगा, ऐसा जरूरी? अगर मेरी फर्स्ट जॉब है तो मेरा कोई बैकग्राउंड, लेकिन अगर मैं कहीं से जॉब स्विच कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि सर बीइंग एन एम्प्लॉयर, बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपकी पिछली कंपनी से आपका बैकग्राउंड चेक कर सकता हूं कि भाई आप आए हो, क्या जो रीजन ये बता रहे हैं कि इसी रीजन की वजह से आपने स्विच किया, या उधर से तुम लोगों ने भगा दिया है। अरे ऐसा हो सकता है ना कि भाई इनका बिहेवियर ही सही नहीं था, या हो सकता है ये कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में, तो भाई अगला अगर इनको बताएगा तो ये भी रखने के पहले 100 बार सोचेंगे। अरे बोलने का, अरे इस देश में, इंडिया के अंदर शादियां होती तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक नहीं करते हो? करने का यार, कैसी बात कर रहे हो? ओके नेक्स्ट, ये फाइनल डिसीजन है जिसमें आपको बताया जाएगा कि सर सिलेक्शन हुआ, या अगर सिलेक्शन हो जाता तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा, और लास्ट में हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और यहां पर आपसे एग्रीमेंट साइन वगैरह जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कर ली जाएंगी। बोलो डन? अरे बोलने का, आगे बढ़े, अरे बोलो। हाँ चलो, अगला कौन सा आ रहा है सर? ट्रेनिंग एंड, चलो पढ़ने का सर। ये अभी जो टेस्ट हुआ तो उसमें भी क्वेश्चन आया था ना, अभी जो लिया था मैंने। चलो सर, ट्रेनिंग इज एनी प्रोसेस बाय विच एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर। देखो सर, सुनने का समझने का, ट्रेनिंग के अंदर जो एबिलिटीज, जो स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, उनको हम क्या कर रहे हैं? आप समझने का, हम उनको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे सर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, मतलब जो ऑलरेडी है उसको अप्लाई कैसे करा जाए, और अगर कुछ नया सिखाना है तो हम उसको भी आपको सिखाएंगे। जबकि डेवलपमेंट क्या है सर? रिफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉई। हम ओवरऑल एम्प्लॉय की ग्रोथ के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आता है? डेवलपमेंट। जबकि हम जॉब रिलेटेड उसको किस सिखा रहे हैं कि भाई ये जो सिखा रहे हैं केवल और केवल ये जॉब को करने में ही काम आएगा, वो क्या है सर? ट्रेनिंग है। बोलो डन क्या? ओके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव द करंट, और हम करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हैं। बोलो हाँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड, जो अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था ना टेस्ट के अंदर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर कल को कोई केस स्टडी आई और उसका आंसर अगर ट्रेनिंग है तो उसके साथ उसका बेनिफिट तो तुमसे पूछा ही, चाहे वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, चाहे वो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ, लेकिन पूछेगा जरूर। एक बार पढ़ेंगे सर। सबसे पहले बेनिफिट किसके लिए लिखे हैं सर? एक बार रीड करने का कि क्या लिखे सर। तो सर ट्रेनिंग से एक बेनिफिट जो होने वाला है वो ये है कि सर आप एक किसी भी चीज की एक सिस्टमेटिक लर्निंग ले लीजिए, रेदर देन कि आप हिट और ट्रायल मेथड यूज करो। तो करके मत देखो सर, एक बार सीख लो, उसके बाद ही आप परफॉर्म करोगे तो रिसोर्सेज आपके वेस्टेज। दूसरा क्या लिखा सर? एनहांस दी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तीसरा, ये आपको फ्यूचर मैनेजर प्रिपेयर करके देंगे। तीसरा,
फोर्थ, इंक्रीज मोरल एंड रिड्यूस, ये भी एक बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्या लेगा सर, इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू। देखो सर, जैसे जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें टेक्नोलॉजीज बहुत यूज हो रही हैं और टेक्नोलॉजीज चेंज होती रहती हैं, अब अगर आपको नई टेक्नोलॉजी सिखाना है, नई स्किल सिखाना है, तो फिर सर ट्रेनिंग तो आपको टाइम टू टाइम देनी। तो अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो मतलब आप जो चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं कोप अप कर रहे हो, अदरवाइज सर ये पॉसिबल फिर नहीं हो पाएगा। चलो, एम्प्लॉय को क्या क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा सर उसकी स्किल और नॉलेज बढ़ेगा। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तीसरा, वो कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को भी बहुत इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज करना, हैंडल करना सीखेगा। और चौथा, सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल जो है वो बढ़ेगा। अब सर ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रहा था, अगर कल को केस स्टडी आ जाए ना कि जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रेनिंग है कि डेवलपमेंट है, मजा आ जाएगा। आप सोचो केस स्टडी बनाई जाए जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आंसर ट्रेनिंग है या डेवलपमेंट, आप देखो कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इतना भर भर के कंफ्यूजन है उसमें कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि इसका आंसर ट्रेनिंग है या। तो अब कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए ये पढ़ो सर। अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिखा रहा हूं बोलने का जिसका पर्पज है कि आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, वो क्या है सर, जबकि ये प्रोसेस किसकी है सर, लर्निंग एंड ग्रोथ की। सर ये क्या होती है सर, ये नीचे जॉब ओरिएंटेड, जबकि ये होती है। दूसरा पढ़ो सर, इट इज टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू। भाई ट्रेनिंग का सीधा पर्पज ये है कि आप जो जॉब के लिए अपॉइंट हो वो जॉब बहुत अच्छे ढंग से, उसके लिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको। जबकि इधर आप देखोगे ओवरऑल ग्रोथ ऑफ, हम डेवलपमेंट ऑलवेज इस उम्मीद से करते हैं या इस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि यार तुम इस जॉब के लिए नहीं, तुम कहीं भी जॉब करो तुम्हें ये चीजें आनी। तो हम ओवरऑल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, हम तुम्हारे करियर के बारे में सोच रहे हैं, वो डेवलपमेंट है। अगर मैं स्पेसिफिक जॉब के बारे में सोचूं तो फिर क्या है वो सर, केवल और केवल ट्रेनिंग है बोलने का। अब ट्रेनिंग जब आप देते हो तो दो टाइप की होती है, बोलो कौन सी। पहली होती है सर, और दूसरी होती है सर, बताओ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस क्या है सर। ऑन द जॉब क्या है सर, अप्लाइड टू दी वाइल एम्प्लॉयज, मतलब ऐसा बोल दें काम करते करते सिखाना सीखना, इज कॉल ऑन दी जॉब। अरे बोलने का, अभी कोई बोले अपनी मम्मी से कि मेरे को खाना बनाना सीखने आ, मम्मी बोले आ जाओ किचन में, और मम्मी खाना बनाते बनाते तुम्हें सिखाए कि देखो ऐसे ऐसे करने का, ये मसाला पड़ेगा, ऐसे करने का, वैसे कर, इट इज कॉल्ड काम करते करते सीखना, इज कॉल्ड ऑन दी जॉब। दूसरा होता है, अब मम्मी को भरोसा नहीं तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या का क्या बना दोगे, और मम्मी अपनी जिंदगी को रिस्क में डालना, तो मम्मी ने तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था बनाई गैस चूल्हा, और यहां जो करना बना, जब उनको लगेगा कि सही बनाना लग गए हो तो ओरिजिनल किचन में लाने का, इट इज कॉल्ड ऑफ दी जॉब। आपको एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर रख के सिखाया जाएगा, यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क ऑफ। चलो सर, अब ये फिर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। ऑन दी जॉब में क्या क्या आता है सर, सबसे पहला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, बस रेड लाइन याद रख लेने का, पुट दी ट्रेनी अंडर दी गाइडेंस ऑफ। जब भी हम किसी ट्रेनी को मास्टर वर्कर के अंडर में रख दें तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दूसरा क्या है सर, जहां पर सुपीरियर आपको गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, किसको, ट्रेनी को, एज अ कोच, ट्रेनी वर्क डायरेक्टली विद दी। थर्ड बेटा, ये तो बहुत इजी है, इंटर्नशिप क्या होती है सर, बोलो। ये एज अ पार्ट है बेटा एजुकेशन का, और एजुकेशन के साथ साथ आपको सिखाया भी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आप सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, ये सब में क्या होती है सर, इंटर्नशिप होती ही। और इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग है वो एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन है। नेक्स्ट क्या है सर, शिफ्टिंग द ट्रेनी फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू, फ्रॉम वन जॉब टू, बैंक्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। अब आता है सर ऑफ दी जॉब। ऑफ दी जॉब में एक ही है, वो है सर वेस्टिब्यूल, एक बार पढ़ने का सर। Employees learn their job on the equipment they will be
but training is conducted away from the actual. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery and होता ना डमी आर्टिकल बना दिया, डमी मशीन क्रिएट कर दी, पहले उस पर सिखाएंगे, जब लगेगा कि तुम डमी को हैंडल कर पा रहे हो तो फिर आपको एक्चुअल पे ले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में एक ही है। अब कल को अगर आंसर में आपको लिखना पड़े लाइक ट्रेनिंग के बारे में अगर आए तो आंसर में ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब लिखने से काम, अभी आप ये गलती करते हो ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब लिखकर फ्री हो जाते हो, सर नहीं बनेगा काम। आपको ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, वो रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग का नाम लिखना। सेम अगर आप सोर्स की बात करते हो कि मान लो एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स में कौन सा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। केवल इंटरनल और एक्सटर्नल लिखने से काम हो जाए ये जरूरी या पॉसिबल ही नहीं है सर। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल में कौन सा और इंटरनल का। जो आप सोचते हो कि मैंने एक्सटर्नल लिख दिया, इंटरनल लिख दिया या ऑन दी जॉब लिख दिया, ऑफ दी जॉब लिख दिया तो मेरा काम हो जाएगा, सर नहीं होगा, नंबर देगा ही नहीं अगला। और अगर आधा भी दे रहे हो तो मैं बोलूंगा क्यों दे रहे हो, क्योंकि तो कोई भी तुक्का मार देगा कि ऑन दी जॉब है कि असली नॉलेज की टेस्टिंग तो तब है जब वो ये बताए कि ऑन दी जॉब में कौन सा, और तब असली नॉलेज है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें सर एग्जाम में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। बोलो डन क्या, स्टाफिंग खत्म हो गया। बस आ जाओ अब तो बिना ब्रेक के जल्दी। अरे तुमने पहले ही ले लिया, चलो सुनो सुनो, वी कैन डू वन थिंग, अपन इसमें कंट्रोलिंग और ऐड कर लो, छोटा सा चैप्टर है तो कम से कम वर्कलोड कम होगा, ताकि मैं वर्कलोड कम होगा तो वर्कफोर्स एनालिसिस अच्छे से कर पाऊंगा। तो कंट्रोलिंग बहुत छोटा है, कंट्रोलिंग को ऐड कर लेते मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत है भी तब भी कर लेते। हाँ अबे कितना लोग है ब्रेक। चलें, चलो आओ अबे कंट्रोलिंग की तरफ चलें। चलो सर आओ सर, कंट्रोलिंग और खत्म करते हैं, फिर जो डायरेक्टिंग है वो कर लेंगे बाद में, क्योंकि बड़ा चैप्टर भी है। तो अभी पहले अपन कंट्रोलिंग पर फोकस करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 10-15 मिनट लगेगा, ठीक है। चलो सर शुरू करो। कंट्रोलिंग सर इंश्योर करता है इस बात को कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो प्लानिंग के हिसाब से चलनी चाहिए। तो कंट्रोलिंग का सिंपल सा पर्पज ये है कि जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने प्लान्स बनाए हैं, आपकी सारी एक्टिविटीज उन प्लानिंग उस प्लान्स के हिसाब से होनी चाहिए। कंट्रोलिंग ऑल्सो इंश्योर्स, और क्या इंश्योर करेगा सर, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो दो बातों पर फोकस किया, एक तो एक्टिविटीज आपकी प्लान्स के हिसाब से होनी चाहिए और आपके रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग क्या है भैया, पर्वेसिव फंक्शन है। इंपॉर्टेंस नंबर 1, सर कंट्रोलिंग सबसे पहले हेल्प क्या करेगा सर, आपके गोल को अकम्प्लिश करने में। अब किस तरीके से, ये तो आपने 2-3 जगह पढ़ लिया, तो यहां पर कैसे कर रहा है सर, कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स द प्रोग्रेस। सर जब आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो एज पर दी प्लान, तो कंट्रोलिंग बेटा बीच बीच में ये इंश्योर करेगा, ये चेक करता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हो या क्या आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की तरफ है या
इस तरीके से वो आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। सेकंड क्या लिखा? इफ यू रिमेंबर, स्टैंडर्ड कहां पर सेट होते हैं? प्लानिंग के अंदर। याद आ रहा? प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब अगर प्लानिंग ने कोई स्टैंडर्ड सेट करके दिए हैं, कंट्रोलिंग चेक करके बताएगा कि वो स्टैंडर्ड एक्यूरेट हैं या, अगर आपके स्टैंडर्ड ही एक्यूरेट नहीं है बोलने का, तो फिर कंट्रोलिंग, आप सोचकर देखो, कंट्रोलिंग क्लियर बोलेगा कि आपके स्टैंडर्ड ही गलत सेट किए। अब जब गलत स्टैंडर्ड ही सेट हैं तो एक्चुअल रिजल्ट जो भी आएगा उसका कंपैरिजन हो ही, इसीलिए। थर्ड क्या लिखा? मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ। सर कहीं ना कहीं आप कंट्रोल अगर कर रहे हो, कंट्रोल आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, तो आप बेटा जो रिसोर्सेज का वेस्टेज उसको रोक पाओगे, और इस तरीके से आप रिसोर्सेज को क्या करोगे? एफिशिएंटली यूटिलाइज करोगे। इंप्रूविंग एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होगा कंट्रोलिंग के थ्रू? बोलो। सर कंट्रोलिंग में एडवांस में एम्प्लॉय को बता दिया जाएगा कि सर उनको क्या करना है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन को, ये पहले से बता दिया जाएगा। और बीइंग एन एम्प्लॉय अगर मुझे पहले से पता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम मी, तो मैं उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करूंगा। और अगर मैं एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर रहा हूं तो ये मेरे लिए मोटिवेशन की बात हो जाएगी। अगला क्या लिखा सर? इंश्योरिंग ऑर्डर एंड। सर कंट्रोलिंग का काम ही, आपको भी तो कंट्रोल करते हैं ना आपके पेरेंट्स, तो अगर आप कंट्रोल में उनके हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, आप तरीके से चलोगे। तरीका मतलब ऑर्डर। चलो, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज। सर कंट्रोलिंग सारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी और आपके जो एफर्ट्स हैं उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, और उन एफर्ट्स को एक्टिविटीज को बेटा यूज किया जाएगा टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बोलो डन क्या? चलो, लिमिटेशंस तो आई थिंक है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है सर। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है सर? तो मैं बोल रहा हूं सर, कंट्रोलिंग का जो ऐसा बोल सकते हैं ना, जो शुरुआत है वो होती ही, क्योंकि जब तक प्लानिंग स्टैंडर्ड सेट नहीं करेगा तब तक कंट्रोलिंग के लिए, कंट्रोल करने के लिए कुछ, तो सर शुरू करते हैं। इनसेपरेबल ट्विंस ऑफ, आगे अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल। बेटा कंट्रोलिंग ये मानकर चलेगी कि कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड जरूर सेट किए गए होंगे, ये वो मान के चलेगी। दीज स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विच सर्व एज द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। और यही जो स्टैंडर्ड जो प्लानिंग में सेट किए गए हैं वो कंट्रोलिंग के लिए क्या है? एक बेस का काम प्रोवाइड करेंगे। वंस प्लान बिकम ऑपरेशनल, एक बार जैसे ही आपने अपने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट किया, कंट्रोलिंग भी बेटा साथ साथ में चलेगी और इंश्योर करती चलेगी कि आप जो काम कर रहे हो वो प्लानिंग के हिसाब से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ओके, कंट्रोलिंग इज नेसेसरी टू मॉनिटर प्रोग्रेस, मेजर इट, डिस्कवर। अगर आपने प्लान को एक्शन में कन्वर्ट किया और मान लो काम करते करते आप रास्ता भटक गए, तो सर अच्छी कंट्रोलिंग तुम्हें बताएगी कि भैया तुम रास्ता भटक चुके, वापस से रीरूट करो और सही जगह पर। तो अगर कोई डेविएशन हो रहे हैं तो वो डेविएशन भी वो आइडेंटिफाई भी करेगा और उसके लिए करेक्टिव मेजर भी बता देगा। नेक्स्ट, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज, देखो आपने प्लानिंग की है लेकिन कंट्रोलिंग नहीं है, तो आप अपने प्लान को कभी भी अचीव, तो प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग मीनिंगलेस हो जाएगी। और अगर कंट्रोलिंग है लेकिन प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट। इफ स्टैंडर्ड आर नॉट सेट इन एडवांस, अगर आपने स्टैंडर्ड पहले से एडवांस में सेट नहीं किए तो मैनेजर के पास कुछ भी कंट्रोल करने को नहीं बचेगा। देयर इज नो प्लान, देयर इज नो बेसिस ऑफ। अगर प्लानिंग है ही नहीं तो सर प्लानिंग ही तो बेस है किसका? कंट्रोलिंग का। और प्लानिंग ही नहीं है तो कंट्रोलिंग का तो बेस होगा ही नहीं सर, सिंपल है। सर ऐसा कभी बोला जाता है कि जो प्लानिंग है वो लुकिंग फॉरवर्ड होती है और कंट्रोलिंग लुकिंग, ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, क्योंकि प्लानिंग और कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज। प्लानिंग में जब आप फ्यूचर को रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो सर, तो आप ऑलवेज पास्ट को देखते हो, अजम्पशंस, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो आगे भी है और पीछे भी है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग भी। और जबकि कंट्रोलिंग में आप देखो जनरली बैकवर्ड लुकिंग है, लेकिन जब आप डेविएशन को मेजर करके करेक्टिव एक्शन लोगे वो तो फ्यूचर के लिए लेते हो, तो ये क्या हो गई सर? बैकवर्ड भी हो गई। और तो दोनों बैकवर्ड होती हैं और दोनों फॉरवर्ड होती। चलो मालिक, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग की सबसे पहले क्या आता है सर? सेटिंग परफॉर्मेंस
क्योंकि कंट्रोलिंग का बेस क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना। तो कंट्रोलिंग की शुरुआत ही कहां से होती है? सेटिंग परफॉर्मेंस। जो स्टैंडर्ड आपको आगे जाकर आपके लिए बेंचमार्क का काम करेंगे और जिनके अगेंस्ट में आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया जाएगा, वो स्टैंडर्ड सेट करना सबसे पहला स्टेप होता है सर। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ। स्टैंडर्ड सेट हो गए, अब एक्चुअल रिजल्ट आन दो। अब एक्चुअल रिजल्ट को मेजर करो। तो दूसरे स्टेप में आपने क्या किया? एक्चुअल रिजल्ट को मेजर कर लिया। तीसरे स्टेप में अब स्टैंडर्ड भी और एक्चुअल भी है, दोनों को क्या करो? तो कंपेयरिंग एक्चुअल एंड, तो एक्चुअल को आप कंपेयर किससे करोगे सर? स्टैंडर्ड के साथ। जैसे ही कंपैरिजन करोगे, तीन आउटकम, या तो जो सोचा था वही हुआ, जो सोचा था उससे ज्यादा हुआ, और जो सोचा था उससे। फोर्थ स्टेप क्या लिखा? एनालाइजिंग डेविएशन का मतलब होता है वेरिएंस, चेंज। मैंने सोचा था 95 चाहिए, या तो 95 आ जाए बढ़िया है, 95 से ज्यादा आ जाए और बढ़िया है, 95 से कम आए टेंशन है। अरे बोलने का, इस डेविएशन को आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है, मेजर करना है। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी, ये हमेशा मान के चलना सर, तुम एग्जैक्टली जो सोचो क्या वैसा ही हो जाए, ये पॉसिबल है क्या? मतलब कुछ डेविएशन तो एक्सपेक्टेड होते हैं, क्या इतना तो डिफरेंस आ ही सकता है, इतना कोई बहुत बड़ी बात। मैं 95 सोच रहा हूं, 92 93 तक आएगा तो भी, तो 2-3% ऊपर नीचे तो एक्सेप्टेबल होता है। Therefore इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन, इसीलिए बेटा, क्योंकि आप ये जानते हो, आप ये मानते हो कि थोड़ा बहुत डेविएशन तो हो सकता, तो कितना डेविएशन आपके लिए ना, कैसा बोल सकते, एक्सेप्टेबल है, वो रेंज आपको डिसाइड करनी। कोई आदमी बोले मैं 95 सोच रहा हूं बट 90 तक भी आएगा तो मेरे लिए चलेगा, तो उसके लिए कितनी लिमिट हो गई? 5%। कोई आदमी बोले अगर मैं 95 सोचा हूं ना, मैं 94 भी नहीं एडजस्ट करूंगा, तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट बहुत ज्यादा नहीं है। समझ रहे ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा सर। चलो, अब एनालाइजिंग डेविएशन में दो बातें थी, पहला क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, और दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल ये बोलता है कि आप हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल, ना तो ये इजी है ना ही आपके लिए इकोनॉमिकल है, तो एक काम करो, आप सारी एक्टिविटीज में से वो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, और उन एक्टिविटीज को क्या बोला जाएगा? KRA, की रिजल्ट एरियाज। और जो एक्टिविटीज तुम्हारी KRA हैं, केवल अब आगे जाकर उनको ही कंट्रोल, बाकी सबको इग्नोर करोगे चलेगा। बोलो हां। और इन्हीं KRAs को क्या बनाया जाता है? क्रिटिकल पॉइंट। दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट बाय, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बोलता है सर? कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे तो आप ये पाओगे कि आप कुछ भी कंट्रोल, तो एक काम करो सर, हर एक डेविएशन के लिए एक परमिसिबल लिमिट बना लो। अगर तुम्हारा डेविएशन परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो मैनेजमेंट को बताने की जरूरत, मैंने सोचा 95, मैंने सोचा अगर 93 तक भी आएंगे तो भी चलेगा, तो 93 और 95 का गैप कितना है? ये 2% क्या है? मेरी परमिसिबल लिमिट है। ये 2% क्या है? मेरी परमिसिबल। अब कल को अगर 95 की जगह 93.5 आ जाए, कोई दिक्कत है? कम तो है, डेविएशन तो है, लेकिन परमिसिबल लिमिट के, तो मैनेजमेंट को बताने की जरूरत। लेकिन सोचा 95 आ जाए 85, डेविएशन आपकी परमिसिबल लिमिट के, तो अब मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये बोलता है कौन? मैनेजमेंट बाय ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ, ऐसे डेविएशन जो परमिसिबल लिमिट के बाहर जाएंगे वही केवल हमें मैनेजमेंट को बताना है, बाकी बताने की जरूरत। अगला, अब आपको जब पता चल गया कि क्या डेविएशन है, तो डेविएशन को सही करने के लिए क्या ले लो? करेक्टिव। The final step in the controlling process is taking corrective action. No corrective action is required when the deviation are, अगर तुम्हारी परमिसिबल लिमिट के अंदर है डेविएशन तो उसके लिए कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत। क्या मेरी बात समझ में आती है? जल्दी से 5 स्टेप बोलो। सबसे पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दूसरा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल, थर्ड, चौथा एनालाइजिंग डेविएशन, और पांचवा, एक बार और, आवाज नहीं आ रही। पक्का?
तो यहां तक भाई साहब आज अपन ने अभी तक क्या क्या कर लिया? मैनेजमेंट, पीओएम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। 6 चैप्टर हो गए। वाह वाह। मैं सोच रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कर दूं।